रात के लगभग 2 बज रहे थे। कामिनी शमशान घाट में बैठकर कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी। उसके आसपास नर कंकाल की हड्डियां और तंत्र क्रिया का सामान रखा हुआ था। वो धीरे धीरे कुछ मंत्रों का उच्चारण करती हुई बार बार अपनी उंगलियों पर चाकू से घाव करती हुई अग्निकुंड में अपने खून का छिड़काव कर रही थी। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो चुका था। वो अग्निकुंड के पास पड़ी चिता की राख को एक खाली लकड़ी के बॉक्स में डाल रही थी और फिर उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। अग्निकुंड की तरह उसने उस बॉक्स के ऊपर भी अपनी उंगलियों से थोड़े खून का छिड़काव किया और तभी अग्निकुंड में जल रही आग अचानक शांत हो गई और कामिनी उस बॉक्स को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने ड्रॉर से एक तस्वीर निकाली और जमीन पर बैठकर उस तस्वीर को निहारने लगी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी और उसके बॉयफ्रेंड विशाल की तस्वीर थी। विशाल अब इस दुनिया में नहीं था। एक दिन पहले ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। विशाल के जाने के दुख ने कामिनी को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया था। वो किसी भी तरह विशाल को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती थी। तुम चिंता मत करो विशाल, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें फिर से अपने पास लेकर आऊंगी और जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अपनी करने का भुगतान वो जरूर करेगा। आंखों में भरे आंसुओं के साथ ये कहते हुए कामिनी ने उस तस्वीर को वापस उसी ड्रॉर में रख दिया और वो रोती हुई अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। बेचैनी की वजह से वो आज सो नहीं पा रही थी। उसे विशाल के साथ बिताए सभी पल याद आ रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करके उसकी यादों में खोई हुई थी कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। उस आवाज को सुनकर वो एकदम से डर गई क्योंकि पूरे घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो उस आवाज को नजरअंदाज करके फिर से सोने की कोशिश करने लगी कि तभी फिर से उसके दरवाजे को किसी ने 3 बार खटखटाया। वो समझ चुकी थी ये कोई इंसान नहीं बल्कि शमशान घाट से उसके साथ आई हुई बहुत सी आत्माएं हैं। इसलिए वो अपने मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी और कुछ ही देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज शांत हो गई। वो आंखें बंद करके दोबारा लेटी ही थी कि तभी उसे अपने आसपास एक बहुत ही ठंडी हवा का एहसास होने लगा। तभी कमरे में उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने डरे सहमे हुए जैसे ही अपनी आंखें खुलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे उसके शरीर से पसीना छूटने लगा कि तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। वो लगातार उसे एकटक घूर रही थी। उस परछाई को अपने सामने देखकर कामिनी का डर से बुरा हाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कौन हो तुम? कामिनी के इतना पूछते ही उस परछाई ने एक औरत का रूप ले लिया जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। रात के उस अंधेरे में उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे करके कामिनी की ओर बढ़ने लगी। तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर कामिनी ने अपने तकिए के नीचे से एक सफेद कपड़े की पोटली निकाली और उस आत्मा को दे दी और वो पोटली लेकर वो आत्मा अचानक उसके सामने से गायब हो गई। उस बात को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। कामिनी अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी कि तभी उसका दोस्त रवि भागता हुआ वहां आया। राकेश, राकेश! राकेश, क्या हुआ राकेश को? और तुम इतने डरे हुए क्यों? उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कहा?
उसका एक्सीडेंट हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कल शाम को ही तो उससे मिली थी, उसने मुझसे मिलने का वादा भी किया था। राकेश की मौत की खबर सुनकर उसके सभी दोस्तों के मानो होश ही उड़ गए थे, लेकिन कामनी के चेहरे पर यह बात सुनकर एक अलग ही खुशी थी। बात आज से कुछ दिनों पहले की है। कामिनी और विशाल दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और कुछ ही दिनों में उनकी सगाई भी होने वाली थी। लेकिन उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का राकेश विशाल से बहुत नफरत करता था। वो मन ही मन कामनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए विशाल उसके रास्ते का कांटा था। इसलिए उसने एक रोड एक्सीडेंट में विशाल को खत्म करवा दिया। कामनी ये सब जान चुकी थी, क्योंकि उसने राकेश को इस बारे में किसी से बात करते हुए सुन लिया था। इसलिए उसने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर शमशान घाट की एक आत्मा को अपने वश में कर लिया और उसे राकेश को मारने का आदेश दिया। राकेश की मौत से वो बहुत खुश थी। उस रात वो फिर से उसी फोटो फ्रेम को देखकर विशाल की फोटो से बातें कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर अपने बिस्तर पे लेट गई और लेटे हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसे अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई थी। कि तभी अचानक उसके पैरों को किसी ने जोर से खींचा तो वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बुरी तरह से डर चुकी थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। वो हिम्मत करके उठी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। राकेश, तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मैं मर चुका हूँ और वो तुम ही हो जिसने मुझे मरवाया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था तुमने मेरा? तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया। तुम जानते थे कि मैं और विशाल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुमने अपने प्यार के पागलपन में मेरे विशाल को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। ये सब बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। तुम मेरे विशाल को मरवाना चाहते थे ताकि तुम मुझे पा सको। तुम्हें क्या लगा कि अगर विशाल मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं ये चाहता था, लेकिन तुम दोनों के प्यार को देखकर मैं खुद तुम दोनों की जिंदगी से पीछे हट चुका था। विशाल की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं था, वो तो बस एक हादसा था। शायद ऊपर वाले ने ही उस दिन उसकी मौत लिख दी थी। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ये सच नहीं हो सकता। तुमने बिना पूरी सच्चाई जाने मेरी जान ली है और अपने बदले की आग में तुमने मेरी बूढ़ी माँ के आंचल को सूना कर दिया। याद रखना कामिनी, तुमने बिना किसी गलती के मेरी जान ली है। तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। कल मैं फिर आऊंगा और इस बार यहाँ से मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही राकेश की आत्मा पल भर में वहां से ओझल हो गई। लेकिन उसकी बातें सुनकर कामनी अब बुरी तरह से डर चुकी थी। वो जानती थी कि इस बार वो नहीं बचेगी। जिस तरह उसने राकेश की जिंदगी बर्बाद की, इसके लिए वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। खुद को बचाने के लिए कामनी एक तांत्रिक बाबा के पास गई और उसने उन्हें बीते दिनों की सारी बातें बताई। क्या कहा? तुमने तंत्र साधना का उपयोग करके एक निर्दोष को मार दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। नहीं बाबा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी के जीवन और मृत्यु का निश्चय करने वाली तुम कोई नहीं हो। जीवन और मृत्यु का फैसला उस ऊपर वाले का है। बाबा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मुझे मार देगा। मुझे बचा लीजिए बाबा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन ये मैं भी नहीं जानता
कि अगर मैं उस आत्मा को वश में नहीं कर पाया तो वो आत्मा क्या करेगी। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने राकेश की आत्मा को अपने वश में करने के लिए एक अग्नि कुंड को तैयार किया, लेकिन राकेश को बिना किसी गलती के तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मरवाया गया था, इसलिए बाबा भी उस आत्मा को वश में नहीं कर पाए। कामिनी को बचाने के लिए बाबा अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी राकेश की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसके वहां प्रकट होते ही बाबा ने कामिनी के इर्द गिर्द सुरक्षा का एक घेरा बना दिया। सुरक्षा घेरे को देखकर राकेश की आत्मा को यह बात समझ आ चुकी थी कि बाबा की तांत्रिक शक्तियों का वो सामना नहीं कर पाएगा। तभी उसने गुस्से से कामिनी से कहा, कामिनी, तू कुछ भी कर ले, आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। तूने मुझे मारकर मेरी बूढ़ी माँ को बेसहारा कर दिया। घर में मैं ही एक था जो उनका ख्याल रखता था। राकेश, प्लीज मुझे माफ कर दो, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। विशाल की मौत ने मुझे बहुत दुखी कर रखा था। मुझे लगा तुम विशाल से नफरत करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। हाँ, ये सच है कि मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन तुझे पाने के लिए मैं किसी को मार दूं, तूने ये सोच भी कैसे लिया? राकेश, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं 1000 सालों के लिए भूत बन गया, उसका क्या? जब तक तुझे मार नहीं देता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राकेश, अगर तुम कामिनी को माफ कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। तांत्रिक, इसकी वजह से मेरी माँ बेसहारा हो गई, उसका क्या? राकेश, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी माँ का पूरी लाइफ ख्याल रखूंगी, उन्हें अपनी माँ की तरह रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। बेटा, कामिनी ने अनजाने में गलती की है और तुम कामिनी को मारकर अपनी मौत का बदला तो ले लोगे, लेकिन मुक्ति तुम्हें 1000 सालों तक मिलने से रही। ठीक है, पर मैं इसे इसलिए माफ नहीं कर रहा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी माँ की सेवा करेगी। तांत्रिक बाबा की सूझबूझ से कामिनी की जान बच जाती है और साथ ही तांत्रिक बाबा की हेल्प से राकेश की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हमें किसी के प्यार में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी के साथ हम बुरा कर दें। देर रात के गहरे अंधेरे में राधिका एक हॉन्टेड लोकेशन को कवर करके अभी रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसे भूतिया जगहों पर जाकर आत्माओं के बारे में रिसर्च करने का शौक था, लेकिन आज वो कुछ बेचैन थी। उसके चेहरे पर आज कुछ अलग से ही भाव थे। वो डरी सहमी सी थी। उसे ट्रेन का इंतजार करते हुए अब आधा घंटा बीत चुका था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा तो रात के करीब 1:45 बज चुके थे। उसने जैसे ही नजर उठाई तो उसकी ट्रेन अब सामने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। वो ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन के उस डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे। वो सीट पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में नींद भरी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की और ट्रेन की खिड़की पर सर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आंख नहीं लग पाई। वो फोन से अपने ईयरफोन्स कनेक्ट करके गाने सुनने लगी। अब उसके चेहरे के भाव कुछ शांत लग रहे थे कि तभी फोन में चल रहा गाना अचानक बंद हो गया और ईयरफोन से उसे किसी अजीब सी बुदबुदाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बड़ी ही धीमी और दबी सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। उसने घबराकर अपने कानों से ईयरफोन्स को निकाल दिया और अपनी आंखें खोली। अचानक आंखें खोलते ही वो अपने सामने के दृश्य को देखकर घबरा उठी। उसके सामने लाल साड़ी पहने एक जवान महिला बैठी थी जो बिना पलक झपकाए बस एक टक उसकी ओर घूरे जा रही थी। राधिका ने घबराते हुए उस औरत से पूछा, आप भी देहरादून जा रही हैं क्या? उस औरत ने राधिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़े ही अजीब तरीके से राधिका को देखकर मुस्कुराने लगी।
उसकी डरावनी हंसी को देखकर राधिका सहम गई। तभी उस औरत ने राधिका की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। उसके हाथ बंद थे और उसके नाखून इतने गंदे थे मानो सालों से उसने उन्हें साफ नहीं किया हो। वो राधिका को देखते ही अपने हाथों को खोलने लगी। उसके हाथों में एक इंसानी दिल था जो अभी भी धड़क रहा था। राधिका बुरी तरह से कांप उठी। उस औरत के हाथ में रखे दिल से खून रिस कर नीचे ट्रेन के फ्लोर पर गिर रहा था। राधिका उस टपकते हुए खून को देख ही रही थी कि नीचे देखते हुए उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। राधिका ने सुना था कि चुड़ैलों के पैर हम आम इंसानों जैसे नहीं बल्कि उल्टे होते हैं। उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। वो बहुत डर चुकी थी कि तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर के मारे राधिका जोर से चिल्लाई कि तभी उसकी नींद टूट गई। वो सपना देख रही थी। ये जानकर उसने चैन की सांस ली और सांस भरते हुए उसने आगे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सपने में आई वही औरत उससे 2 सीट आगे बैठी उसे घूर रही थी और उसी शैतानी हंसी के साथ हंसते हुए उसे देख रही थी। राधिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे टीटी की आवाज सुनाई दी। मैडम टिकट। उसने अपनी टिकट चेक कराने के लिए अपनी आंखें खोली तो वो औरत अब राधिका के सामने वाली सीट पर बैठी थी। राधिका घबराई और उसने अपनी टिकट टीटी को दिखाई। टीटी ने उसकी टिकट चेक की और वहां से चला गया। उसने उस औरत से टिकट के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि शायद वो औरत सिर्फ राधिका को ही नजर आ रही थी। राधिका का अब डर से बुरा हाल हो चुका था। जिस औरत को उसने अभी कुछ देर पहले अपने भयानक सपने में देखा था वही औरत अब उसके सामने बैठी थी। उसने उस औरत से नजरें चुराई और वो सहमी हुई अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। वो लगातार अपनी आंखें बंद किए वैसे ही उन मंत्रों को बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो औरत अब उसके सामने नहीं थी। उसने दाएं बाएं नजर घुमा के देखा तो उसकी बोगी में बैठे बाकी के पैसेंजर्स भी अब वहां नहीं थे। ये देखकर वो असमंजस में पड़ गई क्योंकि जब से ट्रेन स्टेशन से निकली थी तब से एक बार भी किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। राधिका ये सोच ही रही थी कि तभी ट्रेन का टीटी उसके पास आया। खिड़की बंद कर लो मैडम, आगे आने वाला स्टेशन सुरक्षित नहीं है। राधिका ने घबराते हुए पूछा। सुरक्षित नहीं है मतलब ऐसा क्या है आगे आने वाले स्टेशन में? राधिका का सवाल सुनकर वो उसे देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराया, ठीक वैसे जैसे वो औरत राधिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए उसने राधिका को जवाब देते हुए कहा, आत्माएं भटकती हैं मैडम जी यहाँ रात के टाइम। खामा कोई आपके पास आकर बैठ गई तो आपको खतरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर राधिका को वही औरत याद आने लगी कि तभी उसने टीटी से सवाल करते हुए कहा, यहाँ जो पैसेंजर बैठे थे वो अचानक चलती ट्रेन से कहाँ चले गए? उन्हें किसी दूसरी बोगी में शिफ्ट किया है तो मैं भी वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ। कौन से पैसेंजर मैडम जी? इस बोगी में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। चलो मैं चलता हूँ, खिड़की बंद कर लेना याद से। टीटी की बात सुनकर राधिका के शरीर से डर के मारे लगातार पसीना छूट रहा था। उसने डरे सहमे अपने कांपते हुए हाथों से खिड़की बंद की और अपनी आंखों को बंद करके बस सुबह होने का इंतजार करने लगी। आंख बंद करते ही उसे वही सब दृश्य दिखाई देने लगे तो उसने परेशान होते हुए अपनी आंखें खोल ली। तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई किसी दुख में सिसकियां भरते हुए रो रहा हो। रोने की उस आवाज को सुनकर उसका मन बेचैन हो उठा। उस आवाज का पीछा करते हुए वो ट्रेन के गेट तक जा पहुंची। एक औरत वहां अपने चेहरे को नीचे करके लगातार सिसकियां भरते हुए रो रही थी। उसने उस औरत से पूछते हुए कहा, क्या हुआ बहन जी, आप यहाँ बैठकर ऐसे रो क्यों रही हैं? ये स्टेशन ठीक नहीं है, आप अंदर चलिए। राधिका ने जैसे ही उससे ये बात कही तो वो औरत अपना चेहरा ऊपर उठाकर राधिका को देखकर मुस्कुराने लगी।
वो वही औरत थी जो उसके सपने में उसका पीछा कर रही थी। राधिका घबराई हुई अपने कदम पीछे लेने लगी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसके कानों के पास उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई कि तभी उसे एक दबी सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ मैडम? मैंने कहा था ना, खिड़की बंद करके आराम से बैठ जाओ, अगला स्टेशन खतरे से खाली नहीं है। वो ट्रेन का टीटी था जो बड़ी अजीब सी आवाज में एक डरावनी हंसी के साथ राधिका को ये सब कह रहा था। राधिका अभी भी एक टक बस अपने सामने बैठी उस औरत को देखे जा रही थी कि तभी अचानक वो औरत उसकी नजरों से ओझल हो गई। टीटी बार बार एक भयानक हंसी के साथ राधिका को उसकी सीट पर जाने के लिए कह रहा था कि तभी राधिका पीछे मुड़ी और राधिका को देखकर वो टीटी दंग रह गया। राधिका का चेहरा अचानक से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे छा गए थे। वो टीटी की ओर बढ़ी और पूरी ट्रेन में अचानक अंधेरा छा गया। टीटी की एक भयानक चीख के साथ सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया।